हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं बिहार शिक्षक नियमावली 2020 के बारे में। जी हां, आपको पता होगा कि 2020 में बिहार पंचायती राज के अधीन बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए 2020 में सेवा शर्त एवं नियमावली बनाई गई और उसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार इस नियमावली के तहत जो अब 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या क्या मूल बदलाव किए गए हैं। 2012 की जो नियमावली थी और अब 2020 की जो नियमावली हुई है, इस दोनों में क्या कुछ अंतर है और 7वें चरण की जो बहाली होगी, जिस तरह से आप देखे होंगे कि शिक्षा विभाग की ओर से और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा भी यह बार बार कहा गया है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद, नियोजन प्रक्रिया के बाद जल्द ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी। और इसके बाद जो 7वें चरण में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का ये कमेंट आना प्रारंभ हो गया कि आखिरकार 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया नियमावली 2020 के अधीन होगा तो किस माध्यम से होगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए इस नियमावली के तहत जानेंगे कि आखिरकार बिहार में 7वें चरण की जो बहाली होगी भविष्य में वो किस माध्यम से होगी, कैसे होगा। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा विभाग जो है वर्ष 2020 में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा के नाम से एक सेवा शर्त और नियमावली बनाई। यह नियमावली इसलिए बनाया गया कि अब आने वाले भविष्य में जो भी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी वह इसी नियमावली के अधीन होगा। इससे पहले आपको याद होगा वर्ष 2012 में शिक्षक नियोजन से संबंधित नियमावली जारी की गई थी और उसी के अकॉर्डिंग छठा चरण तक नियोजन प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। अब चलिए इसके संबंध में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। इस संबंध में आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह नियमावली जो है अब आने वाले समय में 2020 के बाद जो भी वैकेंसी शिक्षा विभाग लेकर के आएगी वह इसी नियमावली के अधीन होगा, क्योंकि यह नियमावली पूरे बिहार राज्य में जिस दिन से ये प्रकाशित हुआ उसी दिन से लागू हो गया। अर्थात 2020 के बाद अब कोई भी बहाली प्रक्रिया आएगी तो इसी नियमावली के अकॉर्डिंग होगा। इस नियमावली में कुछ मूल बात है डायरेक्टली, वो हम आपको इस पर डायरेक्टली फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नियमावली में जो 2 तरह के शिक्षक का प्रावधान किया गया है। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की श्रेणी में 2 तरह के शिक्षक पद होते हैं, एक होता है प्रखंड शिक्षक और दूसरा पंचायत शिक्षक होता है। प्रखंड शिक्षक के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के जो भी विद्यालय होते हैं वो प्रखंड शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। वही आप देखे होंगे जो 1 to 5 भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय होते हैं जो पंचायत शिक्षक के अधीन आता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप प्रखंड शिक्षक बनेंगे तो इसका नियोजन समिति जो होता है वो प्रखंड नियोजन समिति होता है। वही यदि आप पंचायत शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे, पंचायत शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्राम पंचायत नियोजन समिति होते हैं। यानी सीधी तौर पे ये तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप प्राथमिक शिक्षक में नियोजन होना चाहते हैं पंचायती राज के अधीन तो आपको 2 तरह के श्रेणी मिलेंगे, एक आपको मिलेगा प्रखंड शिक्षक और दूसरा पंचायत शिक्षक। इसके बाद चलिए समझते हैं इसके अंतर्गत 2 मूल कोटि हैं। पंचायत प्रारंभिक शिक्षक जो संवर्ग है इसके अंतर्गत 2 कोटि है। एक वो कोटि जो मूल कोटि है जिसे 1 to 5 कहा जाता है और दूसरा है स्नातक कोटि जिसे 6 to 8 कहा जाता है। यदि आप 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 to 5 की जितने भी योग्यताएं हैं शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक वो आपको पूरे करने होंगे। वही यदि आप स्नातक कोटि के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनकी जो योग्यता है वो आपको पूरी करनी होगी। इसके बाद आपको जानकारी के लिए बता दें, इस नियुक्ति के लिए कुछ अहर्ताएं दी गई है, उसका भी हम जिक्र कर ले। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2012 का जो नियमावली है जिसके अधीन टीईटी का वेटेज दिया जाता था, लेकिन आपको बता दें कि अब 2020 के बाद आपको टीईटी का वेटेज नहीं दिया जाएगा। यानी सीधी तौर पे समझे, यदि आपको 60% या 90% भी टीटी में आता है तो उसका आपके नियोजन पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए जो अहर्ताएं हैं वो आप जानते ही होंगे कि 1 to 5 शिक्षक के लिए डिप्लोमा प्लस 12th होना आवश्यक है। वही यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी किए हैं तो आपको इसके लिए मौका दिया जाएगा, जो कि अहर्ताएं आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीटी जो
रूल रेगुलेशन 2018 में बनाया उसके अकॉर्डिंग। यदि इसमें बात करें हम सीटीईटी या टीटी के, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो टीटी का आयोजन किया जाता है, कोई भी आप उत्तीर्ण हो। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सीटीटी को बिहार में क्यों मान्यता दी गई। आपको जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2012 की नियमावली भी देखें या आप 2020 का नियमावली देखें, दोनों नियमावली में यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे आप राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, फिर भी आप बिहार के शिक्षक बन पाएंगे। आगे हम देखेंगे और भी उसकी जो 6 to 8 की नियुक्ति प्रक्रिया है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है 2012 और 2020 की नियमावली में है, वो ये है कि यदि आप 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपका 10th और 12th का मार्क मायने नहीं रखेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया जो अभी चल रही है, चाहे वो 94,000 में शामिल अभ्यर्थी क्यों ना हो, उन्हें पता होगा कि उनका जो मेधा अंक का निर्माण किया जा रहा है वो 10th, 12th और फिर ग्रेजुएशन। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी उसमें आपका 10th और 12th का मार्क ऐड नहीं किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर हम बात करें यदि आपकी मेधा सूची की, तो वो डायरेक्टली आपको बीए, बीकॉम या बीएससी आप जो भी किए उसका मेधा अंक और आपको चाहे वो डीएलएड किए हैं या बीएड, उसके मार्क को जोड़कर 2 से भाग देकर आपका प्रतिशत का निर्माण किया जाएगा। तो आप सीधी तौर पर ये भी समझ गए होंगे। अब हम इसमें बात करते हैं कि आखिरकार इसकी जो कुछ और योग्यताएं हैं वो क्या हैं। तो यदि आयु की बात करें तो यदि 1 to 5 में आप टीचर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम योग्यता आपको 18 वर्ष होनी चाहिए, और वही यदि आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए। और यदि इसकी हम आयु सीमा की बात करें तो जो बिहार प्रशासनिक सेवा का जो एज लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग सभी जो आरक्षित वर्ग होंगे उनको छूट भी दिया जाएगा। इसके लिए अलग से आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। यदि हम नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें, और सबसे बड़ा बदलाव 2012 और 2020 की नियमावली में जो है वो यही है। आपको पता होगा कि अक्सर स्टूडेंट कोई भी हो, सभी लोग जो है डोमिसाइल नीति की बात कर रहे थे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब 2020 के बाद जो भी नियमावली के अंतर्गत, इस नियमावली के अंतर्गत बहाली होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के जो निवासी होंगे वही आवेदन कर दें। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं जो 7वें चरण की बहाली होंगी उसमें बिहार के अलावा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यानी सीधे तौर पर यदि हम बदलाव की बात करें तो 2012 की नियमावली में अदर कोई भी स्टेट से आवेदन आते थे और यहाँ ये शिक्षक बन पाते थे, लेकिन अब इस नियमावली के अधीन यदि हम बात करें तो कोई भी बिहार के अन्य राज्य के निवासी शिक्षक यहाँ नहीं बन पाएंगे। वही आप 6 to 8 में भी जान गए क्या कुछ बदलाव हुआ है। इसके बाद हम बात करें मेधा सूची की, तो आप देख ही सकते हैं मेधा सूची किस तरह से निर्माण होगा। यदि आप प्रखंड शिक्षक के लिए आवेदन किए हैं तो प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई आपका मेधा बनाएगा। यदि आप पंचायत शिक्षक में के लिए आवेदन किए हैं पंचायत नियोजन इकाई में, तो वहां पंचायत नियोजन इकाई जो है आपकी मेधा सूची का निर्माण करेगा। मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा, तो हम बात करें 1 to 5 जो स्टूडेंट 1 to 5 में पास किए हैं सीटेड या बीटेड, उनका जो मेधा अंक बनेगा वो 10th, 12th और प्रशिक्षण यानी आपका डीएलएड हो या बीएड, ये तीनों का जो प्रतिशत अंक होगा इस तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद जो आपका प्रतिशत होगा उससे 3 से भाग दिया जाएगा। भाग देकर के आप अभी भी देख सकते हैं कि आपका मेधा अंक कितना बढ़ रहा है। आपका मेधा अंक जितना अधिक होगा आपकी जॉब उतना जल्दी सुनिश्चित हो पाएगा, उतने आप सिक्योर रहेंगे। यदि जिसका मेधा अंक कम होता है उस स्टूडेंट को कुछ आगे परेशानी भी होता है। यदि वही बात करें स्नातक स्तर के कोटि यानी जो 6 to 8 में सफल हुए हैं उनका मेधा अंक की बात करें तो उनका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग के प्राप्तांकों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाएगा, वो उसका
मेधा अंक हो जाएगा और उसी के आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक के विधवा है तो उन्हें 10 अंक अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये यदि जोड़ करके उसका मेधा अंक 68 आ रहा है तो डायरेक्टली उसके मेधा अंक में 10 अंक जोड़ दिया जाएगा और उसका मेधा अंक 78 हो जाएगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह से मेधा सूची का निर्माण होगा। अब हम जानते हैं प्रखंड नियोजन इकाई में कौन कौन इस समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरे प्रखंड नियोजन इकाई जो समिति होते हैं उसके अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, जो कि आप पढ़ लेंगे और देख लेंगे। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड करेंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूं, वहां से आप सीधे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आने वाले भविष्य में जो शिक्षा मंत्री ने जिस तरह की बयान दी है उसके द्वारा यह कहा जा सकता है कि यदि 7वें चरण की जल्द बहाली होती है तो आपकी बहाली प्रक्रिया इसी प्रोसेस से होगा और आपको इसी प्रोसेस से गुजरना होगा। और यही आपकी मूल जानकारी थी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चाहे वो कोई भी नियोजन होता है, उसके लिए गवर्नमेंट के ओर से एक नियमावली होता है और उसी नियमावली के अकॉर्डिंग चाहे वो शिक्षक का पोस्ट हो या फिर शारीरिक शिक्षा के जो अनुदेशक एवं कोई भी पोस्ट हो, सभी पर एक नियमावली के तहत ही बहाली होती है। तो इस नियमावली के तहत ही अब आने वाले भविष्य में 7वें चरण की बहाली होने वाला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा। यदि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी चाहते हैं टीचर नियोजन से रिलेटेड या आप फिर एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको शिक्षा जगत की तमाम छोटे बड़े खबरों से रूबरू हम कराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के, तब तक के लिए बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज। धन्यवाद।